कोऑपरेशन बढ़ाने की बात हो रही है, सी पैक में रूस को शामिल करने की बात हो रही है। और मीडिया ने इस केस को जिंदा रखा, प्राइम मिनिस्टर ने इसका नोटिस लिया हुआ था, सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उस पर फोकस थी। तमाम अपोजिशन को एक जगह के ऊपर इकट्ठा किया जाए और जब आवाज़ दी जाए तो सब के सब लोग जो हैं उनके साथ आके खड़े हो जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर ये नहीं रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, बल्कि खदशा ये है कि दुनिया तीसरी जंग अजीम की लपेट में आ सकती है। सोशल मीडिया पर तो वर्ल्ड वॉर 3 टॉप ट्रेंड भी बन गया है। सवाल यह है कि दो मुल्कों का ये तनाज़ा आलमी जंग की सूरत क्यों इख्तियार कर सकता है। जवाब ये दिया जा रहा है कि रूसी सदर पुतिन ने रूस की इस कार्रवाई में मुदाखलत करने वालों को संगीन नताइज की जो धमकी दी है वही खतरे की घंटी बजा रही है। इस झगड़े का पस मंजर यह है कि 2014 में यूरोपीय मुल्कों की मदद से मुजाहिरीन ने रूसी हिमायत याफ्ता सदर की हुकूमत खत्म कर दी, जिस पर रूस के हामियों ने मशरकी यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। उस वक्त भी बड़े पैमाने पर झड़पें हुई, लेकिन 2015 में एक मुआहदे के नतीजे में अमन हो गया, मगर अंदर खाते कशीदगी बढ़ती रही, जिसकी वजह थी यूक्रेन को यूरोपीय इत्तेहाद नेटो का हिस्सा बनाने की कोशिशें। रूस इन कोशिशों को अपनी सालमियत के लिए खतरा समझता है, इसीलिए उसने खुलकर इन कोशिशों की मुखालिफत की और अब हालात जंग तक आ पहुंचे हैं। यूरोप और अमेरिका ने रूस के इस इक़दाम की भरपूर मजम्मत ही नहीं की, बल्कि रूस पर पाबंदियां भी लगा दी हैं। यूक्रेन के सदर का कहना है कि यह रूसी कार्रवाई मगरिब के लिए बड़ा खतरा है। लगता है कि ऐसे बयान देकर वो यूरोप से मदद के तलबगार हैं, लेकिन अभी अमेरिका और यूरोप ये खतरा मोल लेने को तैयार नहीं। अमेरिकी सदर कह चुके हैं कि अमेरिकी फौज यूक्रेन नहीं जाएगी, जबकि नेटो के सरबराह ने रूस से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर अपनी फौजी कार्रवाई को खत्म करे और यूक्रेन से अपनी फौज को वापस बुलाए और सिफारतकारी पर तवज्जो दे। दूसरा, चीन ने रूस की कार्रवाई को हमला कहने को मुतस्सिबाना करार दिया है। चीन के मुताबिक इस कार्रवाई का पस मंजर समझने की जरूरत है। चीन का यह बयान बहुत अहम है। दूसरी तरफ इस सूरत हाल का असर आलमी मंडियों में नजर आने लगा है। दुनिया की बहुत सी स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी है, जबकि तेल की कीमत में तेजी आने लगी है। इन्हीं हालात में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान रूस का दौरा कर रहे हैं, जिनकी आज रूसी सदर पुतिन से मुलाकात भी हो चुकी। सवाल यह है कि इस नाजुक सूरत हाल में क्या वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे से जुड़ी तवक्कुआत पूरी होंगी? पाकिस्तान का किरदार इस तनाज़े में क्या होगा और इस तनाज़े से पैदा होने वाले असरात से हम कैसे महफूज रह सकते हैं? क्या यह तनाज़ा जल्द हल होने की कोई उम्मीद है या फिर हालात एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? इसी से आगाज़ करेंगे। बाबर डोगर साहब, गुलाम रज़ा साहब मेरे साथ हैं और हमें मॉस्को से ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद अनवर फारूकी साहब, सीनियर साफ़ी हैं। शहजाद साहब, अब मुलाकात हो चुकी सदर पुतिन से और अब वाकई एक गैर यकीनी भी सूरत हाल है और माहौल बड़ा अहम हो गया। और अब देखें कि उस वक्त इमरान खान साहब वहाँ पर मौजूद है, बताया जा रहा है 3 घंटे मुलाकात रही। क्या असरात होंगे इस मुलाकात के? अच्छा, देखिए, बात यह है कि ये मुलाकात जो है वो मुतवक्किल वक्त से ज़्यादा देर तक जारी रही, क्योंकि हमें एक जगह पे तकरीबन 4 बजे के लिए बुलाया गया था, वो जो यहाँ की मरकज़ी जामिया मस्जिद है, और फिर ये टाइम 6 बजे कर दिया गया। तो जिस मतलब ये है कि दोनों रहनुमाओं की जो मुलाकात है वो ज़्यादा तवील हो गई और मैं इस दौरान एक बुक शॉप पे कोई किताब देखने के लिए आ गया, तो अभी वापस मुझे वहाँ पे रश भी करना है। इस मुलाकात के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूँ कि पाकिस्तान और रूस के माबैन जो तल्लुकात कि पिछले कुछ अरसे से, बल्कि काफ़ी सालों से स्टैटिक थे और हमने बिला वजह एक मुखासमत पाली हुई है अपने दिलों में, अफगान वार से लेके जो भारतीय लॉबी यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो उस हवाले से भी तो बर्फ़ पिघल रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं। और इस मुलाकात से ये भी मैसेज आता है कि पाकिस्तान और रूस इलाकाई तावन और अफगानिस्तान और इलाकाई देरपा अमन के लिए वो इकट्ठे काम करने के लिए तैयार हैं और इसी सिमत पे काम हो रहा है। कोऑपरेशन बढ़ाने की बात हो रही है, सी पैक में रूस को शामिल करने की बात हो रही है, तो चीज़ें और तरह से अब शेप अप हो रही हैं। अभी थोड़ी देर बाद जब ब्रीफिंग दी जाएगी, मीडिया से इंटरेक्शन भी होगा प्राइम मिनिस्टर का, तो ज़्यादा खुले अल्फाज में हम इस पे बात कर पाएंगे। अभी स्पेकुलेशन है
तो स्पेकुलेशन की बुनियाद पे मैं कोई बात करना नहीं चाह रहा। अच्छा शहजाद साहब, एक आम यहाँ पर तासुर है या एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है, ये तासुर बनाया जा रहा है कि चूँकि रशियन प्रेसिडेंट और उनकी जो उनकी कैबिनेट है वो सारे बड़े प्री ऑक्युपाइड हैं क्रीमिया की जंग में, यूक्रेन की जंग में, तो वो अटेंशन या फोकस नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पर। इससे आप कितना सहमत हैं? अच्छा, वो हमारा जो मीडिया ना, खैर से वो पंजाबी की एक कहावत है कि आटा गूंदती हिल्दी क्यों है। पहले तो ये इल्ज़ाम था कि जी ये मगरब का एजेंट है। अब वो मगरब का एजेंट जो है, अगर वो रूस के दौरे पे आ गया और एक ऐसे वक्त में जबकि सारा मगरब रूस के पीछे पड़ा हुआ है और वो यहाँ पे रूस के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है या खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब इस पे भी एतराज़ है कि फलाने ने रिसीव क्यों किया था। अजीबो गरीब किस्म के हमारे कॉन्सेप्ट हैं कि जी वो नायब वज़ीर ख़ारजा ने क्यों वसूल किया था। अब सदर पुतिन से अगर आपकी 1 घंटे की मुलाकात जो 3.5-4 घंटे तक जारी रही, तो आपके ख्याल में उससे इस मुलाकात की अहमियत बढ़ जानी चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि जी सारा फोकस उधर शिफ्ट हो गया। देखिए, जो इंटरनेशनल फोकस है वो डेफिनेटली उसमें फ़र्क आया है, लेकिन जो खित्ते के ममालिक हैं, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है और इंडिया है, इनके लिए इस मुलाकात की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और चाइना के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक, आपको पता है, पार्टनरशिप है। तो जब चीन, पाकिस्तान और रूस मिल जाएंगे, और आपके ख्याल में जी शहजाद साहब से इस खित्ते पे बहुत दूर नताज मुरतब होंगे। ठीक है, गुलाम नज़र साहब। शहजाद अनवर साहब, यहाँ मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने आज सुबह वहाँ ख़ुद ऑब्जर्वेशंस भी किया होगा कि रूस का यूक्रेन पे हमला, और उसके बाद आज उनके हैफ एयरपोर्ट जो है एंटोनोव, उसके ऊपर भी उन्होंने जो था वो कब्ज़ा कर लिया। तो क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इस तनाज़र में? पाकिस्तान अब रूस में खड़ा है, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो यूक्रेन की तरफ कोई रखती है अच्छा पैगाम, या रूस के साथ, क्योंकि आज हम मुलाकात में हैं, वहाँ पे मेहमान हैं, तो क्या पाकिस्तान रूस को, यानी कि कैसे ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसके ऊपर कोई आपके साथ बड़े वहाँ पे कैबिनेट मेंबर्स भी थे, तो कोई बातचीत हुई या क्या उनका बॉडी लैंग्वेज थी, कहना था इस? अच्छा, क्या ये मुमकिन है कि आप मुझे 2-4 मिनट बाद ले सकें, चूँकि मैं अभी बाहर हूँ सड़क पे और यहाँ पे शोर बहुत है। अच्छा, चले हम कोशिश करते हैं जी आपको दोबारा। शहजाद फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम कोशिश दोबारा आपसे इस हवाले से बात करें। अब इसमें गुलाम साहब, जिस तरह बात हो रही है अब एक कैंप की, इमरान खान साहब ये बार बार कह रहे हैं, इंटरव्यू में कहा कि हमने किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनना, तो ये जो जंग की सूरत हाल बन गई, एक बिल्कुल उसको तोड़ दिया है, या हम बाकायदा रूस और चीन के कैंप में चले गए? क्योंकि चीन ने तो कहा है कि हमला ही नहीं कहना चाहिए इसको, और चीन का ये स्टांस नज़र आ रहा है कि ताइवान के हवाले से भी कुछ उसकी यही सोच है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, उसको आज़ादी डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए। अमेरिका और उसके इत्तेहादी ताइवान को असला भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो शायद चीन उस तनाजुर में भी चीज़ों को देख रहा है। तो पाकिस्तान अब उधर जाना, क्या पाकिस्तान इस सूरत हाल में न्यूट्रल रह सकता है? बहुत हसास मामला है सामा गाजी साहब। ये इस वक्त ये कहना कि पाकिस्तान इधर होगा या उधर होगा, असल में पाकिस्तान तो स्ट्रेटजिकली एक ऐसी लोकेशन पर वाक़या है जहाँ पे आपको पता है कि वेस्ट को भी उतनी ही ज़रूरत है पाकिस्तान की जितनी कि इस ख़ित्ते में बसने वाले ममालिक को है। फिर अलाइनमेंट अगर हम बात करते हैं तो गुज़िश्ता 10 साल से पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस खित्ते के साथ है, इस खित्ते के लोगों के साथ है। अच्छा, अब सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, रशिया है, बेलारूस है, साथ साथ बाकी अभी नई और होने वाली रियासतें हैं। पाकिस्तान उस तरफ रास्ते और बिज़नेस भी करना चाहता है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम ले रखा है, IFC है, वर्ल्ड बैंक है, जिनके ऊपर सारा का सारा कंट्रोल अमेरिकन लॉबी का है, अमेरिकन का है। क्या हम अपनी, वो हमारी लाइफ लाइन है, क्या हमने कोई ऐसा कोई फ़ैसला करने से पहले कोई मुतबादल बंदोबस्त कर रखा है? क्या हम एकदम से अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, वो कहते हैं ना कि बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, रशिया का तो शायद कोई कुछ ना बिगाड़ सके, या शायद उनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो तो बहुत अरसे से सैंक्शंस के साथ चल रहे हैं और उनका उस हद तक कोई नुकसान भी नहीं होगा इन सैंक्शंस से, या यूरोप के साथ उनकी अगर नहीं बनती है तो बहुत सारे मामलात हैं।
पाकिस्तान का तो सारा दारोमदार जितना भी है वो जिन ममालिक के साथ पाकिस्तान रेमिटेंसेस जहाँ से आते हैं वो भी अमेरिका के अलाइज हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, और जहाँ पे पाकिस्तान बराह रास्त एक्सपोर्ट करता है वो भी अमेरिका के फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। तो पाकिस्तान क्या करेगा ऐसे वक्त में? बहुत सोचने का वक्त है कि अगर हम उस तरफ की कोई बात करते हैं, ये नहीं हो सकता कि या आप होते हैं किसी तरफ या नहीं होते। ये नहीं होता कि मैं न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल कुव्वतें और होती हैं, वो अपने आप पाँव पर खड़े मुल्क न्यूट्रल फैसले करते हैं। हम कहाँ न्यूट्रल फैसला कर सकते हैं? हमारी क्या सूरत हाल है इस वक्त? मैं ये मुआशी एतबार से और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ के एतबार से बात कर रहा हूँ। अहमियत दोनों तरफ है। सही, लेकिन एक तरफ हमें हमारी लाइफलाइन है, लेकिन हमने माजी में देखा है पाकिस्तान जहां न्यूट्रल हो सकता है वहां हुआ है। सऊदी अरब, यूएई ने पाकिस्तान पर दबाव डाला यमन जंग के हवाले से। पाकिस्तान उस जंग में नहीं गया, उस वक्त बहुत हालात ख़राब हुए। यूएई ने तो बाकायदा धमकी भी दी कि अब हम देखेंगे कि क्या होता है। सऊदी अरब भी नाराज़ हुआ। लेकिन बाबर डोगर साहब, उसके बाद हमने देखा कि दोबारा हालात नॉर्मल हो गए। किसी न किसी लेवल पर आप देखें तुर्की और सऊदी अरब के हालात ख़राब होते हैं तो हमारे दोनों से ताल्लुकात रहते हैं। अभी हाल ही में तुर्की और यूएई के हालात ख़राब हुए, ईरान, सऊदी अरब के हालात ख़राब होते हैं। तो पाकिस्तान इनमें भी बड़ा मुश्किल हालात में भी न्यूट्रल रहा है। तो यहाँ भी ये हो सकता है कि पाकिस्तान ये तो नहीं है कि जी यूक्रेन में हम आपके साथ हैं, या अमेरिका को कह दें कि जनाब हमने रूस का साथ देना है, या हम कहें कि जी नहीं जी हम तो वापस आ रहे हैं, ये रूस ने गलत किया, इसको कंडेम करें। हम बीच में भी तो रह सकते हैं कि किसी तरफ ना हो। सामा साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि सऊदी अरब और ईरान के हवाले से आपने बात की, तुर्की और सऊदी अरब के हवाले से बात की, उसमें हम उस तरह से न्यूट्रल नहीं रह सके जिस तरह से न्यूट्रल हम ऐलान कर रहे थे। सऊदी अरब जो था उन्होंने पाकिस्तान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कशीदगी आई तुर्की की वजह से। ईरान के साथ हमारे माली मुफादात उस तरह से नहीं जुड़े हुए जिस तरह से सऊदी अरब के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, तो जब भी सऊदी अरब या वर्सेस ईरान की बात होती है तो पाकिस्तान की सपोर्ट हमेशा सऊदी अरब के पल्ले में गई है। ये हकीकत है, यही हिस्ट्री है। तुर्की और सऊदी अरब की जब भी माबैन बात हुई है तो जो मुफादात हमारे सऊदी अरब के साथ हैं तो अल्टीमेटली हमारा जो वज़न है वो सऊदी अरब के पलड़े में गया। तो ये कहना कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रल नहीं हुए। आप न्यूट्रल हो नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क जो हैं जिनका इन्हिसार जो है वो बहुत सारा दूसरे ममालिक की एड पे होता है। दूसरे ममालिक के साथ सऊदी अरब तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, हमें उनसे उधार में तेल चाहिए, हमें वहाँ से इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें उधार के डॉलर चाहिए। तो हम ये नहीं हो सकता कि हम उनको आंखें भी दिखाएं, जब वक़्त आए तो हम उस वक़्त कहें जी हम न्यूट्रल हो गए, तो फिर हमारी इकोनॉमी जो है वो तो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है ऐसे ममालिक के। बेतहाशा पाकिस्तानी वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो वो जो आप जिस तरह की न्यूट्रल की बात करते हैं उस तरह से न्यूट्रल हम कभी भी नहीं हुए। पहली चीज़। जहाँ तक रशिया का ताल्लुक है, ये जो विज़िट है प्राइम मिनिस्टर का, ये पहले से शेड्यूल तो था। अब इसको कैंसिल करना, ये गले में चुपली फंस गई ना, इसको कैंसिल कर सकते थे। और वहाँ जाके जो सिचुएशन है वो बड़ी अजीबोगरीब है। आज बोरिस जॉनसन जो है बरतानवी प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने भी कहा कि जी हम रशिया पे सैंक्शन लगा रहे हैं, अमेरिका रशिया पे सैंक्शन लगा रहा है, यूरोप रशिया पे सैंक्शन लगा रहा है। अगर हम उनके साथ ट्रेड के मायदे करते हैं या कोई भी मायदे करते हैं तो मटीरियलाइज किस तरह से होंगे। पाकिस्तान और ईरान का सबसे बड़ा इशू हमेशा यही रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसकी तरफ से ईरान पर सैंक्शंस लगी हुई हैं। हम उन सैंक्शंस को वायलेट करके ईरान के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। ये मसाइल हैं, वहाँ पर ज़्यादा स्मगलिंग होती है, ट्रेड बड़ी थोड़ी है। इसी तरह से रशिया के साथ जितने भी एग्रीमेंट होंगे उनका मटीरियलाइज किस तरीके से होगा, किस चैनल से होगा। और फिर ये जो टाइमिंग है इसमें यूरोप और अमेरिका दोनों पाकिस्तान को मॉनिटर कर रहे हैं कि और ये अगर यूरोप की तरफ से या अमेरिका की तरफ से कोई नाराज़गी आती है तो क्या हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। हम अभी तक बड़े खुश थे। अभी तक पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो यूरोप और अमेरिका से जो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी हैं वो जो डॉलर भेज रहे हैं, तकरीबन 30 अरब डॉलर वहाँ से आए हैं हमें। तो आप देखें कि इतनी बड़ी वहाँ से हमें ज़र मुबाला के ज़खायर वहाँ से आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ये रियलिटीज़ हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टेक्स हैं यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ। हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी पॉलिटिशियंस, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, हमारी जुडिशरी, आप जितने भी पाकिस्तान की हायरार्की है, चाहे पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन हैं, उन सब के स्टेक यूरोप और अमेरिका के साथ जुड़े। सर अभी तक कोई स्टेटमेंट भी तो नहीं आई ना कि हम कहेंगे जी हम रूस के साथ हैं इस मामले में, या अभी जॉइंट कम्युनिके आना है उसामा साहब।
अभी एक जॉइंट ब्रीफिंग होनी है, तो वो बड़ी अहमियत की हामिल है। उसमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, हम कितना मुहतात पहले तो इस सारे इशू को हैंडल करते हैं। ये बड़ी सारी बड़ी अहम चीज़ें हैं। इसमें एक बड़ा अजीब एस्पेक्ट ये भी है गुलाम नबी साहब कि अमेरिका की चालाकी इसको कहें या उसका अंदाज कहें कि वो जंग छेड़ता है, असलहा भी देता है। अब यूक्रेन के मामले में आप देखें ना, असलहा भी दिया, ट्रेनिंग भी दी, और जैसी जंग लगने लगी तो अपने सारे लोग वापस बुला लिए जो ट्रेनिंग भी दे रहे थे, फौजियों को सब कुछ कर रहे थे, तो वो अपने फौजी तक नहीं वहां पर रखे। यही आप देखें कि कहीं भी जंग लगती है तो वो आगे किसी और मुल्क को करता है, उनको धकेलता है जंगों में, खुद वहीं पर बैठा हुआ है 7 समंदर पार, असलहा भी बेच लेता है। अब रशिया को इसमें जैसे भी इन्वॉल्व हो गया, इकोनॉमी ज़्यादा सफ़र करेगी तो यूक्रेन की तो तबाही होगी, रूस भी कुछ ना कुछ तो सफ़र करेगा। तो ये कैसे वो खेल लेता है गेम? देखिए, यही स्ट्रैटेजी है किसी भी जो हमेशा आपने देखा होगा बड़ी ताकतें हैं। रूस जो था वो भी आपको पता है कि उनका भी यही था कि वो इर्द गिर्द के इलाकों के ऊपर कब्ज़े करें, वो बाहर निकलें और अपने मुल्क के रकबे को वुसअत दें और प्रॉक्सीज भिजवाएँ मुख्तलिफ़ जगहों पे। अफ़गानिस्तान में आपने वो 60s 70s की दहाई में आपने देख लिया कि उनका ये था कि वो पहले अफ़गानिस्तान आएंगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान आएंगे, इंडिया उनके साथ था, और फिर गर्म पानियों तक उनकी रसाई हो जाएगी। तो उसको हमारे ज़रिए से रोका गया, क्योंकि हमें ये कहा गया कि ये यहाँ तक आएंगे तो आप का वजूद ख़तरे में है, तो इसलिए आप इनको अफ़गानिस्तान में ही रोकें। तो हमने उनको जाके अफ़गानिस्तान में रोका। इसी तरह की स्ट्रेटजी अमेरिका ने उधर भी, यूक्रेन के साथ भी सेम वही कुछ हुआ जो इधर अफ़गानिस्तान में हुआ। अगर आप देखें तो आपको बड़ी अहम जो है वो चीज़ नज़र आएगी। आज एक अमेरिकी कांग्रेसमैन जो हैं उनका एक बड़ा ही दिलचस्प ट्वीट जो था वो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ट्वीट ये लिखा था कि अगर कोई मुल्क किसी साथ वाले मुल्क के ऊपर हमला करता है तो उन्होंने ये लिखा कि क्वेश्चन है कि एक्स कंट्री जो है उसके सोल्जर और टैंक्स अगर किसी दूसरे मुल्क के ऊपर, वाइफ के ऊपर हमलावर होते हैं विदाउट एनी इन्विटेशन, तो इसको क्या कहेंगे। उसका जवाब बड़ा ही अहम किसी बंदे ने दिया। उसने कहा कि अगर ये बड़ा सादा सा जवाब बनता है इसका कि अगर रशिया हो तो ये इन्वेजन है, और अगर अमेरिका हो तो फिर ये लिबरेशन है। फिर एग्जांपल उसने इराक, सीरिया, लीबिया, पनामा, क्यूबा, वियतनाम और लाओस, कंबोडिया और अफगानिस्तान की दी। तो ये पॉलिसी है, आप इसको देख लें, राइट इज माइट की पॉलिसी है, और पूरी दुनिया में एक और बड़ा खूबसूरत आपने बढ़ रही इस बारे में बयान दिया, माइट इज राइट का। लेकिन ये बताएं बाबर डोगर साहब कि इस वक्त इंडियन मीडिया में बड़ी चीखें निकल रही हैं, बहुत बातें हो रही हैं। पहले इस दौरे से पहले भी सवाल बड़े अजीब व गरीब हो रहे थे कि जी आपको इंडिया की सेंसिटिविटीज़ का अंदाज़ा नहीं है, हसासियत का अंदाज़ा नहीं है। रूस के जो दफ्तर खारजे के तर्जुमान हैं उनसे ये सवाल हो रहे थे। अब भारतीय मीडिया में बड़ा चीखो पुकार है और ये कहा जा रहा है कि जी नरेंद्र मोदी फ़ोन कर रहे हैं पुतिन को अब, क्योंकि कोई बैलेंस करना है या दिखाना है कि जी हम आपके साथ हैं। क्या वहाँ बड़ी बहस चल रही है कि भारत इस वक्त क्या करे, क्योंकि पाकिस्तान के तो तारीखी तौर पे रूस के साथ उस तरह के ताल्लुकात नहीं है जिस तरह के भारत के रहे हैं। तो अब अमेरिका के साथ भी जा रहा है भारत, और S-400 उसने रूस से ख़रीदा, उसके लिए इस वक्त ये मुश्किलात है, और फिर पाकिस्तान का तारीखी दौरा ही हो जाना। तो भारत अब समझ रहा है कि कैसे इसको बैलेंस किया जाए। देखिए उसामा साहब, इंडिया के जहाँ अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जहाँ वो वेस्ट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वहाँ रशिया के साथ भी उन्होंने बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं, एक बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। इंडियन लॉबी है वहाँ पर, बड़ी मजबूत लॉबी है, इंडियन बिजनेसमैन है वहाँ पर, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इंडियन मीडिया वहाँ पर मौजूद है और उसकी बड़ी हैवी प्रेजेंस है। इंडिया के रशिया के साथ बिजनेस टाइज हैं। इंडिया रशिया के साथ जो बड़े ममालिक जो रशिया से असला खरीदते हैं उनमें से एक इंडिया है। तो इस सारे सिनेरियो में अब जिस तरह इमरान खान साहब वहाँ पर गए, तो ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान इस मौके पे रशिया के साथ खड़ा होता है, ये जब एक जंग चल रही है वहाँ पर, और उससे ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान रशिया के करीब आता है तो इंडिया की जो मफादात हैं उसको ठेस पहुँचेगी।
सही। फिर गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो बड़े अरसे से रुका हुआ था, अगर वो शुरू हो जाता है, रशिया से आपको जो तेल मिलना शुरू हो जाता है, रशिया के साथ ट्रेड स्टार्ट हो जाती है, तो उसके मफादात बिल्कुल सर। यूरोप भी देखें अपनी ज़्यादा ज़रूरियात तो रूस से ही पूरी करता है तवानाई की, तो ये बड़ा अहम हो सकता है आगे चलकर। अब देखते हैं कि जंग कब तक जारी रहती है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ मुल्क में जो इस वक्त सियासी सूरत हाल चल रही है उसकी भी, और ख़ास तौर पर नूर मुक़द्दम कत्ल केस की, जिसमें बड़ी तेज़ी से इंसाफ होता हुआ नज़र भी आया है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। नूर मुक़द्दम कत्ल केस जुलाई का ये वाक़या है और पूरा मुल्क, सब लोग हिल कर रह गए। इतना अफसोसनाक और अंधोनाक वाक़या, इतना बेईमाना कत्ल कि किस तरह इस बच्ची पर इतना जुल्म किया गया और उसके बाद कत्ल किया गया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि बड़ा हाई प्रोफाइल ये केस था, डायरेक्शन आई कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, एक टाइम दिया गया, लेकिन उसके बावजूद खदशात बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि हमने ये देखा है कि जहाँ ताकतवर हो, जहाँ पैसा हो, वहाँ पर फिर कानून में बड़ी पेचीदगियाँ ढूंढ कर बहुत कुछ निकाल कर तो अक्सर मुजरिम जो है वो बच जाता है। लेकिन यहाँ पर अब ये मुलजिम से मुजरिम हो गया है। ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत सुनाई गई है, ये सज़ा सुनाई गई है। गुलाम रज़ा साहब, ये हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। लोग आप देख लें, टॉप ट्रेंड है, हर तरफ इस पर बात हो रही है, लोग कह रहे हैं इंसाफ मिल गया, इंसाफ मिल गया, तमाम पाकिस्तानी इस पर खुश हैं। इसका मतलब ये भी है कि ये एक तो एतमाद कुछ बड़ा है हमारे निज़ाम इंसाफ पर, और ये देखें कि हम इसमें सरप्राइज भी हैं, कुछ मतलब यकीन ही नहीं आता कि अच्छा जी 1 साल से पहले फैसला हो जाएगा। ये भी बड़ी अजीब बात है हमारे मुल्क में। जी बिल्कुल, स्पीडी ट्रायल था और 128 दिन में इसका फ़ैसला हुआ। 19 से ज़ायद ये शहादतें थीं जो इस केस में रिकॉर्ड की गई। फिर बड़ा अगर टाइम फ्रेम के एतबार से हम देखें और जितने इसके दस्तावेज़ात थी और जितने इसके फोरेंसिक रिपोर्ट्स थे, उसके साथ साथ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स की फोरेंसिक थी, इसके साथ जो नमूने थे, तिबी नमूने थे, उनकी फोरेंसिक थी, काफ़ी कुछ था। और शवाहिद को फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद गवाहान, फिर उसके बाद दोनों की तरफ से पूरे मौका फ्राहम किया जाना, जो अक्यूज़ड हैं उनको भी और जो मुद्दई हैं उनको भी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये बड़ा प्रॉपर टाइम में ये केस जो है वो कंक्लूड किया गया। बहुत सी ऐसे तशना पहलू हैं अभी फ़ैसला जो है उसमें काफ़ी सारे। एक तरफ तो ये बात है कि जो इंसाफ है वो होता हुआ नज़र आया कि एटलीस्ट जो मेन एक्यूज़ था उसको फांसी की सज़ा हो गई। अब इसमें किस तरह से ये शख्स जो है वो इससे पहले पार्टीज़ करता था, ड्रग पार्टीज़ जहाँ पे इसके घर में होती थी, और उनके वालिदैन को इसका इल्म था, इसकी इन तमाम इल्लतों का उन्हें अंदाज़ा था। जब फिर मार दिया, फिर अपने माँ बाप से बात की, टेलीफोनिक एक्सपर्ट्स के भी इसमें के मुताबिक जो शवाहिद हैं वो शामिल हैं। अच्छा, तो उनके वालिद ने इस मर्डर को छुपाने के लिए भी किरदार अदा किया। इसके वालिदैन भी बरी हुए हैं। पहले इसकी वालिदा तो जमानत पर थी और सिर्फ इसके 2 मुलाजिम जो है उनको 10-10 साल कैद हुई है। तो इसका मतलब है कि उन पर कोई जुर्म साबित नहीं हो सकता। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इनके वालिद जो हैं उनको बरी किया गया है। हालांकि जो बातचीत थी इनके अपने वालिद से, फिर थेरेपी वर्क्स को बुलाया, उन्होंने भेजा कि उसको जाओ कंट्रोल करो और इस तरह की बातें की कि इसके शवाहिद मटाओ, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सरफ़े नज़र की गई हैं। अच्छा। तो अब ये है कि प्रिंसिपल एक्यूज़ था ये, फिर पूरा एक देखें एक माशरती भी केस था ये। इसको आप एक केस के तौर पे ना लें, बल्कि ये तो पूरे माशरे का ट्रायल था। हमारे इस्लामाबाद शहर में हो क्या रहा है हर गली मोहल्ले में, ड्रग्स पार्टीज़ और इस तरह के मामलात, और फिर वहाँ पे रोज़ाना लड़ाइयाँ, फिर उसमें बासर लोगों का शामिल हो जाना, कभी पर्चे कटना, कभी ना कटना, कभी रातों रात बच्चों को जिनको पकड़ा जाता है उनको छुड़वा लेना, ये रोज़ का मामूल बनता जा रहा है इस्लामाबाद में। तो इसके हवाले से क्या माशरे में जो ये चीज़ें हो रही हैं, अदालत को उससे भी एड्रेस करना चाहिए था। देखिए ये एक मॉरल, इसमें ये तो नहीं है कि उन्होंने कोई ऑर्डर देना था,
इसमें मॉरल बहुत सारी चीज़ें लिखी जानी चाहिए थी। इसके बाद इस तरह के जो मामला है या दुरुस्त कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट्स जो हैं लिविंग रिलेशनशिप की जो बात है, जी जी, ये वजीर तालीम की तरफ से भी ये बात आई है, उस एतबार से भी जी ठीक है। अच्छा, अब बाबर डोगर साहब, शफकत महमूद साहब भी ये कह रहे हैं कि ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है हमारे जो स्कूल कॉलेजेस में, जिस तरह ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है उससे भी देखना चाहिए। अब ये हुकूमत का ही काम है। इसमें जिस तरह उन्होंने कहा कि हम सब मीडिया भी ट्रायल पर था, इसमें हुकूमत भी थी, हमारा निज़ाम इंसाफ भी था, इसमें पुलिस भी, सब लोग। लेकिन इसके वालिद जो हैं नूर मुक़द्दम के, वो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं, तो लिहाजा लगता नहीं है कि वो अब इसके ख़िलाफ़ वो अपील में तो नहीं जाएंगे। जिस तरह इसके वालिदैन को बरी कर दिया गया, या 10-10 साल कैद जो इसके 2 मुलाजिम थे, खानसामा एक चौकीदार, कि उन्होंने इस बच्ची को बाहर नहीं जाने दिया, वो वहाँ से छलांग लगाकर बाहर भागना चाह रही थी, लेकिन इस तरह उन्होंने रोका और उनको भी इसमें सज़ा दी गई है। लेकिन जाहिर है कि ये तो अपील में जाएगा और अभी वो एक सिलसिला ज़रूर चलेगा। अब देखना ही होगा कि कितना फ़ैसला कितना मजबूत है, इन्वेस्टिगेशन कितनी बेहतर है, और ताकि ये फिर आगे जाकर अपील में भी ये सज़ा बरकरार रह सके। देखिए उसामा साहब, ये केस जो था मीडिया पे इसका प्रॉपर ट्रायल साथ साथ चलता रहा और मीडिया ने इस केस को ज़िंदा रखा। प्राइम मिनिस्टर ने इसका नोटिस लिया हुआ था, सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उस पर फोकस थी। मुझे मेरा जो सवाल है वो ये है कि इस केस में तो इंसाफ मिल गया, पता नहीं कितनी नूर मुक़द्दम और भी हैं जिनके केसेस जो हैं वो FIR तक दर्ज नहीं होती है। अगर FIR दर्ज हो जाए तो मुल्ज़मान जो होते हैं वो बड़े आराम से उससे निकल जाते हैं। तो असल इशू ये है कि जो हमारा अदालती सिस्टम है, जो हमारा पुलिस का सिस्टम है, इसको मजबूत किया जाए। नूर मुक़द्दम केस में आपने देखा कि बड़े टर्न्स आई, हाँ जी, बहुत ऐसी जगह पे पुलिस ने बड़ी जगह पे, इसके बावजूद के मीडिया का फोकस था, इसके बावजूद के प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया हुआ था, इसके बावजूद के इस्लामाबाद की सारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसके इल्म में था ये सारा केस और उसको उस पर फोकस था। इसके बावजूद तफ्तीश में कोशिश की गई कि डंडी मारी जाए, इसमें कोशिश की जाए कि मुल्ज़म को ज़हनी मरीज़ शो कर दिया जाए। ये तो अगर इतना हाई प्रोफाइल केस ना होता तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि इसका फ़ैसला इतना बरवक्त हो जाता और इस तरह से उस इंसाफ भी मिल जाता। तो उसामा साहब, सारे केसेस ना तो मीडिया का फोकस होंगे, हर केस में ना ही लड़की का बाप जो है वो एक एम्बेसडर होगा जिसके साथ 100 एम्बेसडर खड़े भी हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर को ख़त भी लिख देंगे जिसमें मीडिया इतना फोकस भी करेगा और हर केस इस्लामाबाद से नहीं होगा। सही। तो असल चीज़ ये है कि हाई कोर्ट की डायरेक्शन भी होगी कि इस वक्त में ये मुकम्मल किया जाए, साल चलेगा। तो मेरा तो सिर्फ एक ही उसामा साहब दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि एक आम आदमी को इंसाफ देने के लिए इंसाफ को सस्ता किया जाए और इंसाफ की फरामी को यकीनी बनाया जाए। इमरान खान साहब का ये एजेंडा था पुलिस रिफॉर्म्स, अदालती रिफॉर्म्स, ना पुलिस रिफॉर्म्स हो सकी ना अदालती रिफॉर्म्स हो सकी। तो अब आगे क्या होता है मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन उसामा साहब, ये जो केस है इसमें बहल अदालत ने सज़ाए मौत दे दी उसको और यही इंसाफ था, इसी तरह होना चाहिए था। बहुत सारे एविडेंसेस मीडिया दिखाता रहा, लोगों के सामने आते रहे और लोग जो थे, हर बच्चे को ये पता था कि ये कत्ल किसने किया है, किन हालात में ये कत्ल हुआ है, स्टोरी सारी सबके सामने थी। लेकिन ये खाली इस्लामाबाद की हद तक नहीं होना चाहिए, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, सिंध, इंटीरियर सिंध में, वहाँ अली डॉक्टर्स का मर्डर हो गया, वहाँ पर एक बंदे का मर्डर हो गया जो कि एक MPA की वीडियो बना रहा था, उसका क्या बना। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो जिनका आज तक कुछ नहीं बन सका। तो बजाय एक केस के कि हम कहें कि जनाब इंसाफ जो है उसका बोलबाला हो गया, इंसाफ का बोलबाला तब होगा कि सारे केसेस में इस तरह से होता नजर आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा गुलाम साहब, जिस तरह आपने कहा कि माशरती हमें पहलू भी देखने होंगे, बड़ी ये ज़बरदस्त बात है आपकी, क्योंकि मुझे याद है, पता नहीं बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं जो हमने बचपन में स्कूल में पढ़ी कि जी वो एक मुजरिम को जब सज़ा होने लगती है तो वो अपनी वालदा को कहता है जी इसको करीब लाओ, मैंने कान में कुछ कहना है, और उसको काटता है उसके कान को, तो वो कहता है कि पहले जब मैंने गलत काम किया था, पहली चोरी की थी, अगर मेरी माँ ने उस वक्त मुझे सज़ा दी होती या मना किया होता तो आज मैं यहाँ तक ना पहुँचता, इस जगह पर इतनी सज़ा पर कि मुझे आज फांसी या जो भी सज़ा हो रही है। तो ये जो आप ड्रग्स का जिक्र कर रहे हैं, इन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, ये किस तरह से रोकी जाए कि यहाँ तक ना पहुँचे, ये इतना वो खूनखार दरिंदा ना बने।
और दूसरी चीज़ ये भी है कि इसका एक बड़ा अहम पहलू है कि क्योंकि मीडिया में चीज़ आ जाती है तो सबका फोकस होता है। मुझे याद है कि नूर मुकद्दम के वालिद ने शुरू में जब ये सारा वाक़या हुआ तो जज्बाती थे, उन्होंने कहा कि जी मैं अगर इंसाफ ना मिला तो मैं खुद करूँगा, कुछ इंसाफ लेकर रहूँगा। तो जज्बात में इंसान ये कहता है, फिर लोग कानून में हाथ मिलने लग जाते हैं जब उनको लगता है जी यहाँ तो इंसाफ नहीं मिलता। तो उसके लिए भी ये केस बड़ा ज़रूरी था कि जल्दी होता है इंसाफ और नज़र आता सज़ा होती। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये मुआशरती जो बिगाड़ है हमारा, जो तबकाती निज़ाम अब बहुत ज़्यादा खलीज हायल हो गई है, तबकात काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि एक तो गरीब तर है और एक वो तबका है जिनको तमाम आसाइशों के साथ हर तरह के नशे और हर तरह के पार्टियाँ और हर तरह के लिबास और याशी का सामान मैसर है। तो ये मुआशरती तकसीम जो है, ये तफरीक है, ये दिन ब दिन ये इसकी खलीज पाकिस्तान में गहरी होती जा रही है। ठीक। तो किसी को बड़े लोग जो इस तरह के मामलात में चल रहे हैं, लाइफ नॉर्मली स्मूथ उनकी चल रही है, वो कहते हैं कि ये लाइफ एंजॉयमेंट है, जो नाइट लाइफ है ये होनी चाहिए, माशरा भी, वालिदैन भी, लेकिन उसके तरबियत की बड़ी नजर आ रहा हो कि ये कहीं इस एक्सट्रीम पर जा सकता है। उससे पहले इसके वालिदैन भी इनको इशारे तो मिल रहे थे कि ये इतना ज़्यादा वायलेंट हो रहा था, उस वक्त इसको रोका जा सकता था। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या जोड़ तोड़ हो रहा है, नंबर गेम पूरी हो रही है। बताया जा रहा है कि जनाब कुछ चीज़ें हैं जिनमें हर्डल हैं, परवेज़ इलाही साहब ने फाइनल कॉल देनी है, क्या हो रहा है, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे नहीं रहेंगे। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। गठजोड़ चल रहा है, ऐसे लगता है कि नंबर गेम पूरी हो गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर लग रहा है वज़ीर आला पंजाब पर परवेज़ इलाही साहब की पोजीशन के लिए। बाकी ऐसे लग रहा है, महसूस हो रहा है कि हर चीज़ तय हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जनाब पार्लिमानी साल पूरा किया जाए। तो हकीकत क्या है, अंदर की खबरें क्या हैं, नंबर गेम बाकी पूरी हो गई है, मामला रुके कहाँ हुए हैं। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब से बेहतर कौन जानता है अंदर के हालात। बाबर साहब क्या चल रहा है? नंबर गेम बताया जाता है जी पूरी हो गई है, कमेटी भी बना दी है जिसने सिर्फ अब ये डिसाइड करना है कि अदम इत्मीनाद की तहरीक कब लानी है, लेकिन ये रुक गया है मामला। ये भी खबरें आ रही हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म होंगे जब ये सेटअप इस तरह से बनाते हैं। खुर्शीद शाह साहब स्पीकर असम्बली, कौमी असम्बली, परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब, उधर खैबर पख्तूनख्वा में तो चलें जिस तरह से मामला हैं अभी उस तरह रहेंगे, वहाँ तो नहीं। हाँ, बलूचिस्तान में कहा जा रहा है कि मौलाना और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, सिंध को वैसे ही रखा जाएगा जनाब पीपल्स पार्टी के अंडर। ये एक स्कीम सुन रहे हैं बन रही है, लेकिन फिर रुक क्या गया है मामला? उसका मतलब मामला रुका नहीं है। अच्छा, मामला चल रहा है। जो सबसे अहम इशू था वो ये था कि PMLN वो ये समझती है कि पंजाब जो है उसका फोर्ट है, उसका किला है, और पंजाब में उसकी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि या तो पंजाब में उस्मान बुज़दार कंटिन्यू करे, और अगर उस्मान बुज़दार कंटिन्यू नहीं करता तो यहाँ पर PMLN की अपनी गवर्नमेंट हो। पंजाब को वो किसी सूरत में पंजाब को कुर्बान करने को तैयार नहीं है। हाँ, वो ये चाह रहे थे कि हाँ मरकज़ में अगर पीपल पार्टी गवर्नमेंट बना ले तो उन्हें इतराज़ नहीं था, लेकिन पीपल पार्टी ये समझती है कि अगर चौधरी पीर को साथ नहीं मिलाया जाता तो मरकज़ में अदम इत्मीनाद की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। और मौलाना फजलुर रहमान भी उनका भी वोट जो है चौधरी पीर के हक़ में है कि नून लीग जो है उसको कुर्बानी देनी चाहिए, और पंजाब में चौधरी पीर जो है उनके साथ उसको CM के तौर पर उसको मान लेना चाहिए। और उन्होंने ये भी पीपल पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान ने इस चीज़ की भी यकीन दहानी करवाई है PMLN को कि हम मरकज़ में कोई हिस्सा नहीं मांगेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट से जान छूट जाए। काफ़ी लंबी मुलाकातें हुई हैं। आसिफ अली ज़रदारी, फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ आपस में भी मिले, आसिफ अली ज़रदारी शहबाज शरीफ मिले, बिलाल भुट्टो के साथ भी मुलाकात हुई। मेरी जो अपनी इंफॉर्मेशन है, फिर पार्टी की ये ख्वाहिश है कि वो जब लॉन्ग मार्च स्टार्ट करें और जब इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च का ख़ात्मा हो तो उस वक्त तक अदम इत्मीनाद की तहरीक जा चुकी हो, और अगर उस पर काउंटिंग हो जाए तो ये तो ज़बरदस्त है, ताकि वो ये तासुर दे सकें कि जनाब हमने लॉन्ग मार्च किया और उसके नतीजे में ये गवर्नमेंट गिर गई। इस पर भी नून लीग को थोड़ी सी रिजर्वेशन थी। यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली ज़रदारी को कायल करने की कोशिश की कि सारा फोकस हम अदम इत्मीनाद पे करें
और धरने को फ़िलहाल मुखर कर दिया जाए, ताकि कोई क्रेडिट ये ना हो कि जी हमारा क्रेडिट है या हमारा क्रेडिट है। ठीक। मेरी राय ये है कि पीर इतवार या पीर को आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा शाया दे रहे हैं, उसमें हुकूमत के इत्तेहादी भी शरीक होंगे और उसके साथ साथ अपोजिशन भी सारी आएगी और उसमें कोई बड़ा धमाका करेंगे और हो सकता है कि उसमें अदम एतमाद के हवाले से कोई बड़ा ऐलान किया जा जाए। लेकिन अच्छा। जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं खासी हद तक होमवर्क कंप्लीट हो गया है पंजाब में। अच्छा। अब आज जमात इस्लामी से भी उन्होंने मिल लिया, जमात इस्लामी का एक वोट है, तो लग ये रहा है कि हो सकता है कि इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिले। अच्छा। पीर वाली नेशनल असम्बली का इजलास भी स्टार्ट हो रहा है, इमरान खान भी पाकिस्तान में होंगे और अदम एतमाद के हवाले से भी बातें की जा रही हैं और ये भी पीटीआई वाले जो हैं मेरे वहाँ से ये भी पता चल रहा है कि हो सकता है कि इमरान खान साहब भी कोई बड़ा धमाका करें। अच्छा। अब वो क्या बड़ा धमाका करते हैं वो तो पता लग जाएगा जैसे वापस आते हैं। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, एक ये भी बात चल रही है कि परवेज़ इलाही साहब को ये कहा जा रहा है कि जनाब जो फ्यूचर सेटअप आएगा आप आ जाएं, सारा कुछ ये जो मैंने अर्ज़ किया कि जी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो गए, क्योंकि जरदारी साहब बार बार कह रहे हैं कि जी कोई कुछ भी कहे हमारे वज़ीर आज़म आप ही हैं, तो उसके बाद इलेक्शन अनाउंस करने हैं, इलेक्शन की तरफ जाना है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब कहते हैं जी पार्लिमानी साल पूरा किया जाए, यहाँ पर मामला गड़बड़ हैं, आप क्या कहते हैं? काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो जिस तरह हमें मुख्तलिफ हमारे दोस्त मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में बातचीत उनसे होती रहती है, काफ़ी सारी बात उनकी हो गई है, पहले फेज़ की, पहले मरहले की बहुत सारी चीज़ें मुकम्मल कर ली हैं उन्होंने। और ये था कि तमाम अपोजिशन को एक जगह के ऊपर इकट्ठा किया जाए और जब आवाज़ दी जाए तो सब के सब लोग जो हैं उनके साथ आके खड़े हो जाएं। तो ये अपोजिशन को राब्तों का जो दौर था वो अब तमाम अपोजिशन के आपस में राब्तों का दौर इख्तिताम हुआ। अब दूसरा जो राउंड है वो यही होगा तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, और फिर उसको कामयाब करना, जब तक वो तहरीक के ऊपर वोटिंग नहीं होती तमाम लोगों को इंटैक्ट रखना और कामयाब करना। तीसरा मरहला जो है वो है हुकूमत साजी, नई हुकूमत साजी, और उसके ऊपर नाम जो भी अभी तक फ़ाइनल किए गए हैं वो मियां नवाज शरीफ तक पहुंचा दिए गए हैं। वो इस हवाले से जो उनका फ़ैसला होगा वो हतमी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मुशावरत की गई है ये मुशावरत मुकम्मल इन्होंने कर ली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और साथ मौलाना फजल रहमान, इन्होंने ये मुशावरत मुकम्मल कर ली है। और इस तरह से अब उनके सामने चीज़ें गई हैं, अब उनमें से कोई ऑप्शन वो देंगे कि ये इसकी जगह पे ये नाम कर लें या इसकी जगह पे ये नाम कर लें। फिर चौथा मरहला होगा कि इलेक्शन जो हैं वो इमीडिएटली करवाए जाएं या इलेक्शन जो है वो 1.5 साल बाद करवाए जाएं। तो ये इसके ऊपर दो सियासी जमातों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जिसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनकी हुकूमत चल रही है सिंध में, वो कभी नहीं चाहते कि वो 1 साल अपना 1.5 साल जो है वो ज़ाया कर दे वहाँ पे और अभी से इलेक्शन जो है वो आ जाएं। तो वो उनका ये कहना है या उनका ये मौक़िफ़ है इसमें कि इसी गवर्नमेंट को 1.5 साल के लिए चलाया जाए और इसके अंदर बहुत सारी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, गवर्नेंस और दीगर लेवल्स के ऊपर बेहतरी की जा सकती है। ठीक है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो हैं उनका यही कहना है कि 1-1.5 महीना गवर्नमेंट 2 महीने 3 महीने चलाई जाए और फिर इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएँ, ताकि फ्रेश मैंडेट जिसके पास भी हो वो आए और अपनी हुकूमत फॉर्म करे और फिर चलाए। तो ये इसके ऊपर अभी फाइनलाइज हो रही हैं चीज़ें कि 2 ही जो उनके पास तजावीज़ गई हैं जिनके हवाले से, बाकी जो तहरीक पेश करना, बंदे पूरे करना और सब हो गया, कौन हुकूमत बनाएंगे वो ये तमाम इत्तेहादियों में तय हो गया है। सही। बस वो उसकी मंजूरी मियां साहब देंगे, बताएंगे टाइम, इस वक्त जमा करा दी जाएगी, अचानक ही आएगी। मगर और सर फिर इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये हमेशा इसी तरह से साथ चले हैं और सारा हुकूमत गिराने पर मुत्तफिक थे, हर चीज़ पर धरना, सारा कुछ ठीक था, लेकिन इस्तीफ़ों पर आखिर में सारा कुछ ब्रेकडाउन हो गया। तो ये ना हो कि ये सब सारा यूं ही चल रहा है और ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान तो माइनस, सारा कुछ सेटअप तो सब चीज़ें फाइनल हो गई और एंड पर आकर इस बात पर कि जनाब नहीं
1.5 साल पूरा करना है नहीं करना, क्योंकि अब तक हमेशा जरदारी साहब अपनी बात पर कायम रहे हैं। इस्तीफे उन्होंने नहीं दिए और उसके बाद इन्होंने भी नहीं दिए, तो अब भी लगता नहीं है कि जरदारी साहब इससे पीछे हटेंगे कि जनाब हम ठीक है, हम अपना 1 साल जनाब आपके खातिर ज़ाया कर देते हैं, इमरान खान से हमें इतनी नफरत है कि वो नहीं हमें चाहिए, सारा तलपट कर देते हैं। तो वो अगर अपनी जगह खड़े रहे तो हो सकता है कि पहले ही स्टेप ना लिया जाए। बाबर साहब, मुमकिन है? उसामा साहब, स्टेक बड़े हाई हैं। ये चीज़ बार बार जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उसमें ये चीज़ बार बार कन्वे की गई है कि सबको थोड़ी थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, सबको जो अपने स्टैंड है उससे पीछे हटना पड़ेगा, तो तभी ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी। और अगर ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब ना हुई तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो सारे मुल्क को बर्दाश्त करना पड़ेंगे, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको बर्दाश्त करना पड़ेंगे। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अब ज़हन में है कि हमें कुछ ना कुछ अपने स्टैंड से पीछे हटना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें कुर्बान करनी पड़ेंगी, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और चूँकि टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है तो मैं ख़ुद से ही एक सवाल फिर कभी इस पर बात ज़रूर करेंगे कि फिर इमरान खान साहब क्या करेंगे। दिया जाता है तो ये संभाल लेंगे इमरान खान साहब को या वो धरनों पर निकल जाएंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।